जी नमस्कार, स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे, शुरू करें आज का टॉपिक। आज एक दूसरा टॉपिक करेंगे हम, वाक्य। वॉइस आ रही है? जरा बताइए, एक बार बताइए सभी, जरा कमेंट करके। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है तो बताइए। आवाज आ गई, आ रही है? चलिए चलिए, एक काम करेंगे बच्चे। आज की क्लास में मैं वाक्य पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने शब्द पढ़ा, और उसके बाद ना मैं अगर कहूँ तो तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न भी है। देखिए, कुछ तो नोट्स भी लाते हैं। नोट से नहीं पढ़ेंगे, नोट से देखेंगे, अभी बताऊंगा मैं। लेकिन ना अगर मैं चाहूँ ना तो देखिए, लास्ट में ना कुछ प्रश्न भी है तुम्हारे लिए। ये रहे, देखिए, जैसे अभी ये रहे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, टाइम अगर मुझे मिला तो मैं प्रश्न भी दूंगा। टाइम मुझे मिला तो मैं प्रश्न भी दूंगा, लेकिन ना मैं आपको ना, ये देखिए, वाक्य, और वाक्य का एक प्रश्न क्या आता है तो मैं पढ़ाना शुरू शुरू कर रहा हूँ। मुझे पीडीएफ से पढ़ाना नहीं आता प्रॉपरली, मैं तो अपना इस तरीके से पढ़ाता हूँ। देखिए, सब आ रही है, सुनो अब सीमा, सुनो सभी लोग। तुम्हें ना सी टेट के अंदर गद्यांश पद्यांश आएगा, गद्यांश आएगा, और गद्यांश में एक प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न आ सकता है, तुम्हें एक वाक्य दे देगा लिखा हुआ। हो सकता है पूछे कि ये सरल वाक्य है, ऐसा पूछेगा ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, या ये मिश्रित वाक्य है। एक तो ये पूछ सकता है। और वाक्य अर्थ से भी पूछा जाता है कि विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वाक्यों के प्रकार पे एक प्रश्न आने वाला है, ठीक है। हो सकता है ना भी आए, लेकिन ना ग्रामर के कुछ हिस्से मैं पहले करा रहा हूं, जैसे शब्द कराया, इसलिए वाक्य। पर वाक्य उतना नहीं कराते जितना हमारी एग्जाम में, जैसे बड़े बड़े, जैसे डीएसएसबी का एग्जाम हो, पीजीटी का भी। लेकिन मैं वाक्य उतना तो कराऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत आसान, समय तो लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में हो जाएगा। तो मैं वाक्य करने जा रहा हूं, बच्चे बताना। वाक्य, सुनिए। सबसे पहले मैंने लिखा वाक्य, और वाक्य किसे कहते हैं सुनो। वाक्य, जैसे मैं एक सेंटेंस दूं तुम्हें, जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं अमर घर गया, तो कोई मुझसे कहे ये वाक्य है, तो ये बिल्कुल वाक्य है। जब एक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे शब्द आ जाएं। और अगर खाली मुझसे कहोगे अमर, तो मैं कहता हूं ये शब्द है। जब बहुत सारे शब्द मिल जाएं तो उसे कहते हैं वाक्य। और देखिए, छोटी सी बात सुनो, उसे कहते हैं वाक्य, पहली बात। अगर मुझसे कहेंगे कि ये क्या है, मैं कहता हूं ये है शब्द। और कोई पूछेगा ये तीन, इसमें क्या है, मैं कहता हूं तीन शब्द। पर असली में ये तीन शब्द नहीं है, इसमें तीन पद हैं। क्या है? तीन पद। पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं? देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे, पहले तो एक काम करो, कोई मुझसे पूछे ये क्या है, मैं कहता हूं ये शब्द है, ठीक है ना। और कोई मुझसे पूछा कि इस वाक्य के अंदर ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये है पद। जब कोई शब्द अकेला रहता है तब तक तो उसे शब्द कहते हैं, लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है, किसी वाक्य में आ जाता है, तो उसे हम पद कहते हैं, उसे हम पद कह देते हैं, ठीक है। इसलिए वाक्य में शब्द नहीं होते असली में, कि वाक्य में क्या होते हैं, पद। पहले तो एक चीज ये जान लो तुम। दूसरी बात, अब वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, वाक्य की मैं सीधी सीधी परिभाषा दे रहा हूं, आएगा तो तुम्हें प्रकार। जब बहुत सारे शब्द मिले और उनका अर्थ निकलने लगेगा तो वाक्य है। पर वाक्य का अर्थ ये नहीं होता कि शब्दों का समूह। पता वाक्य किसे कहते हैं? कि शब्दों का वो व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह का मतलब है कि सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है, फिर अंत में क्रिया आती है, और फिर कर्म आता है, बीच में कर्म आता है। ये एक लॉजिक है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश में होता है ना। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह नहीं, शब्दों का व्यवस्थित समूह जब अर्थ देने लगता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। सीबीडीपी की क्लास शुरू हो जाएगी, हो भी गई होगी, एक दो क्लास मिलने वाली, मिल जाएगी तुम्हें इस हफ्ते में, ठीक है। सबसे पहले जनरल पेपर की, कुछ जैसे तुम्हारे ये पेपर है ना, उनकी क्लास शुरू हो जाती है। तो मैं लिखने जा रहा हूं, बताइए। मैं पहले अर्थ लिख रहा हूं इसका, सुनिए भाई। वाक्य का अर्थ पूछा जा सकता है, लिख रहा हूं। अ, शब्दों का शब्दों का व्यवस्थित समूह, याद रखना। व्यवस्थित माने सिस्टमैटिक, व्यवस्थित समूह, शब्दों का व्यवस्थित समूह। हाँ, नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाया करो, मुझे ऐसा लगता है नोट्स बनाना चाहिए। पूरा ही करा रहा हूं मैं तुम्हें वाक्य। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अर्थ दे, अर्थ भी देना चाहिए, जो अर्थ दे जो अर्थ दे उन्हें वाक्य कहा जाएगा, उसे वाक्य कहना है। देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, जब बहुत सारे शब्द मिलने के बाद अर्थ देगा तो वाक्य कहा जा सकता है। पर शब्दों का भी अरेंज सिस्टम समूह होता है, क्योंकि पहले कर्ता होना चाहिए और अंत में क्रिया होनी चाहिए। तो शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अर्थ, अर्थ माने मीनिंग, अर्थ दे, उसे क्या कहा जाएगा? वाक्य। जरा एक काम करो, जरा इसे भी देखो, इसे जरा परिभाषा पढ़ना, जरा देखिए सब बच्चे, वाक्य की परिभाषा मैं ऐसे लाया हूं तुम्हारे लिए। जरा बताओ, यहां पर ये हो सकती है वाक्य की परिभाषा क्या? कि शब्दों का, सुनिएगा, कि शब्दों का एक सार्थक समूह को ही वाक्य
कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ दे, उसे वाक्य कहा जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी परिभाषा होती है, पर जो मैंने लिखा है ना, उसे ध्यान रखना। शब्दों का व्यवस्थित समूह, शब्दों का सिस्टमैटिक समूह जो अर्थ दे, उसे वाक्य कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए एग्जाम में क्या आएगा तुम्हें, और देखिए यहां देखिए, जैसे देखिए दो उदाहरण भी दे रखे हैं इन्होंने, मैं थोड़ा इसका भी प्रयोग करूंगा भाई। दो उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे देखिए आकाश भागता रहता है। यहाँ आकाश किसी का नाम है, पर कर्ता पहले आ गया, नहीं आ गया, और क्रिया क्या हुई, भागता रहता है, तो ये वाक्य है। शब्द तो नहीं रहा, ये बहुत सारे शब्द जुड़ जाएंगे तो वाक्य है। श्याम पढ़ाई करता है, तो ये भी वाक्य है। तो उदाहरण भी दे दिया मैंने, ठीक है। अब सुनिए, परिभाषा तो ये हो गई, थोड़ा लिख के पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो आता क्या एग्जाम में। एग्जाम में तुम्हें यहां से आएगा जो लिखूंगा। हमेशा वाक्य के प्रकार पे प्रश्न आएंगे तुम्हें, हमेशा वाक्यों के प्रकार पे प्रश्न आएंगे। बस तुमसे पूछा जाएगा कि अ, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित। अब मान लीजिए मेरा इंटरव्यू हो और मुझसे पूछा जाए कि भाई आप तो हिंदी बहुत साल से पढ़ा रहे हो, ये बताइए वाक्य कितने प्रकार का है। मुझसे पूछें कि वाक्य कितने प्रकार का है, तो देखिए मैं उत्तर क्या दूंगा कि वाक्य वाक्य 3 प्रकार का भी होता है और वाक्य 8 प्रकार का भी होता है। वो मुझसे कहेंगे ये क्या बता रहे हो, अरे वो पूछेंगे अरे ये बताइए कि वाक्य हैं कितने, 8 हैं, 3 हैं कितने, ये बताइए हैं कितने। तो मैं कहूंगा वाक्य तो 3 प्रकार का भी हो सकता है, वाक्य 8 प्रकार का भी हो सकता है। फिर उनमें से एक एग्जामिनर मुझसे पूछेगा कि आप ये बता रहे हो कि ये बता रहे हो कि आप ये बता रहे हो कि हिंदी में वाक्य 3 प्रकार का भी है और 8 प्रकार का भी माना जाता है। मैंने कहा हाँ, 3 का भी होता है और 8। अब वो मुझसे बोलेंगे अच्छा 8 छोड़िए, बताइए 3 कौन से प्रकार हैं। तो मैं देखिए क्या उत्तर दूंगा, 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य है। फिर अचानक मैं इंग्लिश देखता हूँ और इंग्लिश में मैंने देखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पता है उसे हमारी हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो वाक्य तो अभी 3 बता रहा था मैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। एक प्रश्नवाचक निकल कर आया, एक विस्मयादि बोधक निकाल आया, तो वाक्य 3 तो नहीं रहे, वाक्य इसका मतलब और भी है। अब सुनो, वाक्य के प्रकारों को बताने से पहले एक चीज पहले सीखनी पड़ती है। एग्जाम में तुम्हें प्रकार ही आएगा, पर मैं पहले एग्जाम में प्रकार नहीं बता रहा हूं। जैसे मैंने शब्द में बात करी थी ना, ऐसी इसकी बात कर रहा हूं। वाक्य के प्रकारों को पढ़ने से पहले वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है। वर्गीकरण का मतलब है बंटवारा, या वर्गीकरण को एक नाम से लिखूं मैं तो मैं लिख रहा हूं पहचान। कि जब भी हम वाक्य देखते हैं, राइटिंग समझ में आ रही होगी, वर्गीकरण ग है ये, कि जब भी हम असली में वाक्य को हमारी हिंदी में 2 प्रकार में बांट लेते हैं, उसको 2 वर्गों में बांट रखा है, या वाक्य की पहचान करते हैं, तो हम वाक्य की पहचान 2 तरीकों से करते हैं बच्चे। वाक्य की पहचान हम 2 तरीके से करते हैं, ध्यान से सुनना, 2 तरीकों से करते हैं। कौन कौन से जरा देखिएगा, कौन कौन से जरा देखिएगा। कोई मुझसे पूछे क्या ये 2 प्रकार है, मैं कहता हूं 2 प्रकार नहीं है, असली में वाक्य को हम 2 वर्गों में बांट रखा है। वाक्य के प्रकार ऐसे भी निकलते हैं, वाक्य के प्रकार ऐसे भी निकलते हैं। और पहला नाम लिख रहा हूं मैं रचना, बनावट, और दूसरा लिख रहा हूं अर्थ। जैसे मैंने शब्द बताया था ऐसे ही इसे भी बता रहा हूं। अगर पूछा जाए, देखिए सुनिएगा, नाम बताऊंगा बेटा, नाम बताऊंगा, अभी सुनिए सारा ही बताऊंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि रचना बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का है, रचना बनावट का मतलब पता है क्या है, देखिए रचना बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का है, अगर मुझसे पूछा जाए तो देखिए, रचना बनावट का मतलब है कि कई बार हम मनुष्यों ने वाक्य ना खुद बनाए। कैसे बनाए, जोड़ जाड़ करके बनाए। जैसे एक वाक्य लिया, राम घर गया, और दूसरा वाक्य था सीता घर से आई, और हमने दोनों को जोड़ के बना दिया, राम घर गया और सीता घर से आई। कई बार हमने वाक्य को जोड़ जाड़ करके बनाए, तो वाक्य की क्या कर दी, रचना कर दी और बनावट। कभी कभी वाक्य मनुष्य ने बनाया। कई बार हम वाक्य को रचना बनावट के आधार पर देख के बताते हैं कि वाक्य एक है या जोड़कर बनाया गया, इस तरह से कहते हैं। जब रचना बनावट के आधार पर पूछे वाक्य कितने प्रकार का है, तो मैं नाम लिख रहा हूं, अभी सुनिए। रचना बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का है। रचना बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का है, और कौन कौन से, नाम लिख रहा हूं। एक होता है सरल वाक्य, याद रखिएगा, एक होता है सरल वाक्य, अब लिख रहा हूं मैं नाम। एक दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, सुनते रहिए। और एक तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। कभी इंग्लिश में तुमने सुना होगा मिश्रित वाक्य, कभी इंग्लिश में सुना होगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य को कहते हैं। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे कहते हैं मिश्रित। जब हम ये देखते हैं कि कोई वाक्य जुड़कर बना है या नहीं बना है, उस आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह का देखते हैं।
पर कई बार हम वाक्य को ऐसे नहीं देखते कि ये बना कैसे है। हम वाक्य को एक तरीके से और निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कि हम कोई भी वाक्य लेते हैं, फिर उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, अर्थ निकालते हैं। कहते हैं जब किसी भी वाक्य का अर्थ निकाला जाए, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का वाक्य होता है? 8। और कौन-कौन से पहले मैं नाम लिखूंगा, उसके बाद चलेगा। 8 प्रकार का है, तो पहला वाक्य होता है विधानवाचक वाक्य। कौन सा बेटा? विधानवाचक वाक्य। और ये सारे वाक्य सिखाने हैं मुझे एक-एक सेंटेंस से। पीडीएफ नहीं मिली? अच्छा हाँ, शब्द की पीडीएफ नहीं मिली होगी, मैं आज आज भिजवा दूंगा। सॉरी, माफी चाहूंगा, मैंने बोला नहीं। आज तुम्हें शब्द की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और वाक्य, मेरे ख्याल से ना वाक्य की अगर पीडीएफ चाहोगे तो मैं यही वाली दे दूंगा जो मैं ये दे रहा हूँ, वरना कोई नई पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है? एक है विधानवाचक, शब्द की मैं दिलवा दूंगा, चलो शब्द की मिल जाएगी। ठीक है? और ये आप यहां पढ़ लिया करो पूरा, शब्द की तो पीडीएफ में दिलवाऊंगा, मैंने कह के गया था ना। वाक्य की भी दिलवा दूंगा। विधानवाचक, एक होता है विधानवाचक, एक होता है इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस, उसे कहते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक। ध्यान रखना, निषेधात्मक वाक्य। एक होता है विधानवाचक, विधानवाचक, और एक होता है निषेधात्मक वाक्य। एक इंग्लिश में होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, मैं येलो पेन ले रहा हूं। एक चौथा होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, ये कई बार पूछते हैं। एक और होता है, मैं नाम लिख रहा हूं पहले, पांचवा। एक पांचवा होता है आज्ञावाचक, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञावाचक। अभी बताऊंगा, बड़े आसान है सारे के सारे, देख लेना। एक छठा वाक्य है इच्छावाचक, नाम याद रखना, इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाचक? इच्छावाचक, सही से लिखता हूं, इच्छा, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है? एक सातवां होता है संदेहवाचक, जिसमें संदेह होता है, डाउट होता है, संदेहवाचक वाक्य। वाक्य तुम लिख लेना। और एक आठवां होता है संकेतवाचक वाक्य। याद रखिएगा, अभी मैंने नाम लिखे हैं, सुनिए भाई। अब तक किसी को कुछ समझ में ना भी आया हो तो सुन लो भाई। वाक्य हमारी हिंदी में दो प्रकार से निकाले जाते हैं। कभी कभी वाक्य रचना बनावट के आधार पर भी देखे जाते हैं, और कभी कभी वाक्य को हम अर्थ से भी निकालते हैं। रचना बनावट के आधार पर वाक्य 3 है, और अर्थ के आधार पर 8 है। यानी 3 ये और 8 यानी 11 वाक्य तुम्हें सीखने हैं। और सीधी बात है, तुम्हें प्रश्न क्या आएगा? तुम्हें सिर्फ एक प्रश्न आएगा, पैसेज से एक सेंटेंस उठा के देगा और कहेगा बताइए ये सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है, या विधान है या निषेध है, या इनमें से पूछेगा। तो मैं पहले इनको सिखा रहा हूं, ये भी आसान है, और फिर मैं इसको सिखाऊंगा। और हम एक एक दो दो उदाहरण से करते चले जाएंगे बच्चे, एक एक दो से उदाहरण से कर जाएंगे। मिनी मैं तुम्हें पीडीएफ भिजवा दूंगा, अभी मैं बात करूंगा ना तो उसमें शब्द की पीडीएफ भिजवाऊंगा, चिंता ना करो। और इसकी भी पीडीएफ बना के भेज दूंगा, जो ये होती लिखते हैं हम। तो मैंने बच्चे अभी तक तुम्हें इतनी बात बताई, ये जरा ध्यान रखिएगा। वाक्य का वर्गीकरण, बात समझ में आई? वाक्य का वर्गीकरण, मैं पहला वाक्य शुरू कर रहा हूं, कौन सा? सरल वाक्य। मैं पहला वाक्य शुरू कर रहा हूं, सरल वाक्य। सुनिए, सुनिए, एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए, जरा थोड़ा सा बात सुनो। मैं पहला वाक्य कौन सा शुरू कर रहा हूं बच्चे? मैं कौन सा वाक्य पहला शुरू कर रहा हूं? सरल वाक्य। सुनिए, यानी ये वाले वाक्य पहले कराऊंगा, ये बाद में। अच्छा सुनो, इस वाक्य को सिखाने के लिए शुरुआत मुझे सरल वाक्य को सिखाना है, तो सरल वाक्य को सिखाने के लिए एक चीज और सिखानी पड़ती है। सुनो, तो शुरू कर रहा हूं मैं सरल वाक्य। पहले ये वाले चलेंगे, फिर वो। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, पहला वाक्य है सरल वाक्य। पहला वाक्य है सरल वाक्य। पर सरल वाक्य को सिखाने के लिए पहले एक चीज और सीखिए, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं। एक दो चीज सुन लीजिए। कभी कभी सरल वाक्य को सीखने के लिए ना हमें एक चीज सीखनी पड़ती है, वाक्य के अंग। अगर आप सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य सीखना चाहते हैं तो पहले यह सीखना पड़ेगा। कभी भी कोई पूछे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो देखिए वाक्य के ना दो अंग होते हैं, ये पहले सुन लो। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, वाक्य के ना दो अंग होते हैं। कभी कोई पूछे, प्रकार नहीं, मैं अंग की बात करूं, कि कोई भी वाक्य लिखो ना, उसको तुम दो भागों में बांट सकते हो, उसके दो अंग होते हैं। और कहते हैं उसके अंगों के नाम है, पहला होता है एक उद्देश्य, पहला होता है एक उद्देश्य, और एक होता है विधेय। अगर आप सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य को सीखना चाहते हैं, पहले ये सीखेंगे, फिर बाद में वो अर्थ वाले सीखेंगे। उनको सीखना चाहते हैं तो पहले ये सीखने पड़ेंगे। अब उद्देश्य किसे कहा जाए, विधेय किसे कहा जाए, सुन लो। मैं एक सेंटेंस देता हूं, सुनो। मैं कहता हूं, सचिन, सचिन खेलता
है। सचिन खेलता है। क्या ये वाक्य है या नहीं है? बिल्कुल वाक्य है। अब कोई मुझसे पूछे कि इसमें उद्देश्य किसे कहें? कोई भी वाक्य वो दो भागों में बटा होता है। तो देखिए, असली में उद्देश्य को इंग्लिश में ना सब्जेक्ट कह देते हैं कई लोग, सब्जेक्ट। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है सचिन। क्या ये सब्जेक्ट है? जिसे तुम सब्जेक्ट कह सकते हो ना, तो हमारी हिंदी में उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। और कोई पूछे, कभी तुमने सुना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इंग्लिश में भी कहते हैं प्रेडिकेट। अच्छा, मुझसे कोई कहे कि उद्देश्य किसे कहें, मैं सीधा उद्देश्य की बात कर रहा हूं, कर्ता या सब्जेक्ट, है ना। असली में उद्देश्य उसे कहते हैं कि जिसकी बात हो रही हो। बताओ यहाँ किसकी बात हो रही है? असली में बात यहाँ सचिन की हो रही है। तो सुनो, उद्देश्य किसे कहते हैं? कि जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बताया जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। जिसके बारे में बताया जाए, ध्यान रखना, राइटिंग देख लेना मेरी। जिसके बारे में बताया जाए, ठीक से लिख दूं? कोई नहीं, सही से लिखना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, और ठीक से लिख रहा हूं। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बताया जाए। और यहां किसके बारे में बता रहे हैं? सचिन के बारे में। यह हो गया उद्देश्य। और विधेय किसे कहते हैं? कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए। तो उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है? खेलता है। तो ये क्या कहा जाएगा? विधेय। अगर मुझसे आप विधेय पूछना चाहते हैं तो विधेय उसे कहते हैं कि उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, जो कुछ बताया जाए उसे कहते हैं हम, बताया जाए उसे कहते हैं हम विधेय, उसे कहते हैं विधेय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उद्देश्य विधेय। फिर सुन लीजिए, कई बार ऐसा लगता है कि छोटा सेंटेंस दिया, अब आप मुझे बताएंगे, मैं दो तीन सेंटेंस दे रहा हूं, आप बताना उद्देश्य विधेय क्या है, ये बताना जरूरी है। कभी कभी ये बड़ा सेंटेंस भी आएगा, कभी कभी ऐसे भी आएगा, सचिन, सचिन पार्क में खेलता है। ऐसे भी है, सचिन पार्क में क्या है? खेलता है, ऐसे भी लिखेगा। और ये भी लिख सकता है, सचिन पार्क में फुटबॉल खेलता है, ऐसे भी लिखा होगा। ये भी वाक्य है। सीधी बात है, तुम अगर कोई वाक्य है तो तुम्हें यह बताना पड़ेगा इसमें उद्देश्य कौन है। तो बताए उद्देश्य कौन है? उद्देश्य तो वो है जिसकी बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? सचिन की। सचिन के बारे में बताया जा रहा है, ये उद्देश्य है। पर देखिए, इस उद्देश्य को एक तरीके से और पहचान लेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सचिन। तो जब जब कभी किसी हिस्से में सब्जेक्ट जुड़ा होगा वो उद्देश्य ही होगा। यहां भी सब्जेक्ट ये था। और देखिए, विधेय किसे कहते हैं? और विधेय जब होता है ना, तो उसमें क्रिया जरूर नजर आती है। यहाँ क्रिया क्या? खेलता है। कभी कभी विधेय छोटा ही है, पर कभी कभी विधेय बड़ा भी हो सकता है ना। अरे बात किसकी हो रही है? सचिन की। और सचिन के बारे में क्या बता रहा है? पार्क में खेलता है। तो ये क्या है? ये है विधेय, सारा का सारा। समझ में आई बात या नहीं? जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में अब क्या बताया जा रहा है? खेलता है या पार्क में खेलता है? पार्क में खेलता है। तो विधेय सिर्फ छोटा नहीं ना, विधेय बड़ा भी होता है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि विधेय वो हिस्सा होगा जिसके अंदर क्रिया होगी, और उद्देश्य वो हिस्सा होगा जिसके अंदर कर्ता होगा। ऐसे भी पहचान सकते हो। बात समझ में आई? एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और पूछ रहा हूं मैं, तुमसे बताना है एक बात और। देखिए ध्यान से सुनो। कई बार ऐसा लगता है कि उद्देश्य छोटा और विधेय बड़ा हो सकता है, कई बार ऐसा लगेगा कि विधेय छोटा होगा, पर उद्देश्य विधेय बड़े और छोटे दोनों हो सकते हैं। मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूं जिससे तुम पहचान लो। अगर मैं कहता हूं रानी सब्जी बना रही है, सब्जी बना रही है, मुझसे कहे इसमें उद्देश्य कौन है, तो बात किसकी हो रही है? रानी की। जिसकी बात हो वो उद्देश्य है, वो मैं कहता हूं वो है उद्देश्य। और रानी की बात में क्या कहा जा रहा है? कि सब्जी बना रही है। ये हो जाएगा विधेय, ये हो जाएगा विधेय। पर देखिए, एक सेंटेंस और देने दो। अगर मैं कहता हूं रमेश की मां, रमेश की मां, और फिर मैं कहूं बीमार हो गई, बीमार हो गई, तो सुनो भाई, यहां बात मां की हो रही है, रमेश की मां की बात हो रही है। इसमें ये पूरा उद्देश्य है, इसमें ये पूरा उद्देश्य है। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? बीमार हो गई। ये है विधेय। बस तुम्हें हमेशा ऐसे ध्यान रखना है। वैसे तुम्हें बहुत छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जब वाक्य आए तो बात किसकी हो रही है और किसके बारे में हो रही है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उद्देश्य विधेय, ये उद्देश्य था, ये विधेय था। उद्देश्य अगर होगा तो वो खाली कर्ता भी होगा, और उसमें कर्ता जुड़ा भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। और यहां विधेय क्रिया गई, हो गई, पर बीमार हो गई, ये भी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या इतनी बात समझ में आ गई हो? तो मैं आगे चलूं, जरा ऐसे थंबनेल करो। उद्देश्य विधेय समझ में आ गया?
उद्देश्य विधेय, हाँ बिल्कुल सही है, प्रेडिकेट सीमा ये सही है, ये पूरा विधेय है, ये उद्देश्य। और इस वाले सेंटेंस में बताओ, इस वाले सेंटेंस में समझ गए या नहीं? मैं और वाक्य नहीं दे रहा हूं, आप छोटे छोटे वाक्य से पहचानो। अब सुनो, अगर ये ना भी समझ में आए तुम्हें उद्देश्य विधेय, तो तुम्हें उद्देश्य विधेय पे कम प्रश्न पूछेगा, तुम्हें पूछेगा ज्यादातर सरल वाक्य। तो सरल वाक्य तो मैं इसके बिना भी सिखा देता, पर ये भी परिभाषा बनती है इसलिए बताया। आगे चल रहा हूं, ध्यान से सुनो, और ज्यादा नहीं करना तुम्हें, तुम्हें सीखना यहां से है, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा। मैं पहली चीज करने जा रहा हूं सरल वाक्य। अगर मैं बोलूं सरल वाक्य, किस करा तो रहा हूं मैं सरल वाक्य, किसे कहते हैं भी लिखूंगा, हमें तो ये सीखना है ऐसा कौन सा वाक्य लिखूं कि तुम पहचान लो सरल वाक्य है। लेकिन इतना ध्यान रखना, सरल वाक्य रचना बनावट के आधार पे बना है, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलता हूं। अब सरल वाक्य की देखिए कई परिभाषा दी जाती है हमारी हिंदी में। कभी कभी इसकी परिभाषा ये दी जाती है कि जिसका जिसका एक उद्देश्य, जिसका एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक विधेय हो, जिसका एक उद्देश्य एक विधेय हो, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। और तुम इतना ध्यान रखना, उद्देश्य छोड़ो, जिसका एक ही विधेय होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सरल वाक्य। और इसमें एक दूसरी बात और ध्यान रखना, अगर ये समझ में ना आए तो ऐसे भी पहचानना, जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही काम हो, एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जिस जिस सेंटेंस में तुम्हें ऐसा लगेगा अरे एक ही काम हो रहा है, वो सरल वाक्य होता है, वो सरल वाक्य होता है। बस मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए, अगर मैं कहता हूं, बताना, अगर मैं कहता हूं रवि सोकर, या सुनो, रवि दफ्तर जा रहा है। चलिए बताइए, क्या इसका एक उद्देश्य एक विधेय है या नहीं है? बिल्कुल आप बता दोगे, अरे सर बात किसकी हो रही है? रवि की। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? दफ्तर जा रहा है, ये रहा उद्देश्य विधेय। जिसका एक उद्देश्य विधेय हो वो सरल वाक्य है। पर बताओ यहाँ रवि कितने काम कर रहा है? एक ही तो काम कर रहा है। जब किसी वाक्य में एक कर्ता एक काम करे, या जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगी, वो सरल वाक्य है। जैसे कई बार आएगा वर्षा हो रही है, हो रही है, छोटा सा सेंटेंस दे देगा। पर बताओ यहाँ बात किसकी हो रही है? अरे यहाँ तो वर्षा की बात हो रही है, ये रहा उद्देश्य। और किस उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? हो रही है। तो वर्षा हो रही है तो सरल ही वाक्य तो है या नहीं है? बात समझ में आई? पर यहाँ बताओ 10 काम हो रहे हैं, एक ही काम। जिस वाक्य में एक ही काम होगा, एक ही क्रिया होगी, उसे कहेंगे हम कौन सा वाक्य? उसे कहेंगे हम सरल वाक्य। कभी कभी देखिए ऐसा सेंटेंस भी आता है, रमेश और सुरेश। कई लोग ना और लगा के गड़बड़ करते हैं। मैं लिख रहा हूं रमेश और सुरेश मेला देखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। कई बार ऐसा लगेगा ये बहुत बड़ा वाक्य हो गया, क्या ये सरल है या नहीं है? पर बताओ, यहां तुम्हें ऐसा लगेगा दो कर्ता आ गए, और से कई बार दो कर्ता भी जुड़े होते हैं, ठीक है? पर इतना ध्यान रखना कि रमेश और सुरेश मेला देखने जा रहे हैं। बताओ इस वाक्य में कितनी क्रिया हो रही है? इस वाक्य में एक ही तो काम हो रहा है। अरे रमेश और सुरेश मेला देखने जा रहे हैं, तो मेला ही तो देखने जा रहे हैं, एक ही तो क्रिया है। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो रही होगी, एक काम हो रहा होगा, जिसमें एक विधेय हो रहा होगा, सीधी बात यह है, उसे कहेंगे हम सरल वाक्य। और सिखाने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस इतना ध्यान रखना, जब जब, अच्छा बताओ, राम ने चाय फैला दी, तो काम तो एक ही हुआ, एक सी क्रिया हुई। तो जब एक क्रिया होगी उसे कहेंगे हम सरल वाक्य। विस्तार को नहीं सीखिए, ज्योति मैंने कई बार विस्तार भी बताया है, पर सी टेट में विस्तार के बारे में नहीं पूछा जाता। आप तो विस्तार आप मत देखिए, वैसे क्रिया के बाद का हिस्सा विस्तार माना जाता है, और कर्ता से पहले क्रिया जो हो रही होती है सारी, उससे पहले वाला हिस्सा विस्तार होता है। तो विस्तार पे बात ना समझिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हम्म मैं कई बार विस्तार पे बात करता हूँ, कई बच्चों को मैंने बताया पिछली बैच में भी, पर इतना आता ही नहीं है, क्योंकि पैसे जाना है मैंने तो ग्रामर तो मैं थोड़ा सा करने जा रहा हूँ। मैं चला गया, इतनी बात समझ में आ गई तो छोड़, बोलो, हमें तो बस सरल वाक्य करना था, हो गया। दूसरे वाक्य पे चल रहा हूं, कौन सा? एक नंबर 2, दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही सीखते जाना। इस बार आई संयुक्त वाक्य की बात। कैसे पहचाने संयुक्त वाक्य? सुनिए, तुम्हारे पेपर में, हाँ जॉनी मैं विस्तार पे बात नहीं कर रहा हूं, अगर चाहोगे तो मैं डिस्कस कर देता, लेकिन एक मैटर दूंगा उसमें पढ़ लेना आप, ठीक है? चलिए, हाँ रमेश और सुरेश उद्देश्य होगा, उद्देश्य एक ही माना जाता है उसमें। कर्ता कई बार दो हो जाए तो उद्देश्य वही होगा, एक ही, ठीक है ना? चलिए, चलिए आगे बढ़े। सुनो,
बस मुझे इतना बताना था, तुम्हें मुझे उद्देश्य विधेय नहीं बताना था। तुम्हें सिर्फ ये पूछेगा सरल वाक्य बताइए कौन सा है, तो इतना तो कर लोगे आप। व्याकरण बहुत ज्यादा नहीं आती, ये तुम भी जानते हो भली भांति। हाँ, दो नाम बेशक हैं, पर सुनो, जिस वाक्य में एक विधेय होगा असली में उसे सरल वाक्य कहते हैं। आप ये मत देखिए, उद्देश्य भी वो एक है, पर जब दो नाम आते हैं तो वो एक ही उद्देश्य बनकर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य करने जा रहा हूं, सुनो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हमें क्या सीखना है, ऐसा कौन सा सेंटेंस लिखो कि तुम पहचान लो संयुक्त वाक्य। अब मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं, पर बताओ संयुक्त माने एक वाक्य होगा या दो वाक्य होंगे। अरे संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए होंगे कुछ वाक्य। तो सीधी सीधी बात है, पहले मैं अर्थ लिख रहा हूं इसका, और क्या मीनिंग है इसका। जब, सॉरी जब नहीं, जो वाक्य, नोट कर लो पहले से, बड़ा आसान करके, जो वाक्य दो वाक्यों से, जो वाक्य दो वाक्यों से, तुम्हें सरल वाक्य कैसे पहचानना है कि जिस वाक्य में एक काम हो रहा होगा वो सरल वाक्य होगा, चाहे कितना ही बड़ा वाक्य क्यों ना हो। समझ में आई बात नहीं, इससे पहचानोगे। जो वाक्य दो वाक्यों से, जो वाक्य दो वाक्यों से, दो वाक्यों से मिलकर बने, मिलकर बने, जो वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बने, और दोनों, और दोनों, और दोनों, सुनते रहना, और दोनों, कुछ शब्द लिख रहा हूं, जो वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बने, और दोनों, फिर एक वर्ड लिख रहा हूं, समुच्चय बोधक अव्यय। और दोनों, हमारी हिंदी में कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। वो कौन कौन से शब्द होते हैं, मैं लिखने जा रहा हूं कौन कौन से शब्द होते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। जैसा मैंने लिखा अभी और, सुनो, कई बार और आए तो वो किस वाक्य में लगाओगे, संयुक्त वाक्य में, पर अभी मैंने सरल वाक्य में भी तुम्हें और दिया। और जब दो नामों के बीच में और आएगा वो पक्का सरल वाक्य होगा, पर जब दो वाक्यों को और जोड़ेगा तब संयुक्त होता है, थोड़ा ध्यान रखना इसे। समुच्चय बोधक अव्यय में कौन से शब्द लिखे, और, एक शब्द लिख रहा हूं अथवा, एक लिख रहा हूं या, एक लिख रहा हूं किंतु, एक लिख रहा हूं परंतु। सिर्फ मैं आसान तरीके से इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। परंतु, एक लिखा है मैंने लेकिन, एक लिखा है मैंने तथा, एक लिखा है एवं, एक लिखा है पर, और इतने ही शब्द लिख लो, इतने ही शब्द लिख लो। परंतु लिखूं या पर लिखूं एक ही बात है। जो वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बने, मैंने लिखा है जो वाक्य एक सरल वाक्य होगा या दो सरल वाक्य, दो सिंपल सेंटेंस होंगे। जो वाक्य दो सरल वाक्य भी लिख सकते हो, जो वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बने, बने, और ये दोनों सरल वाक्य किन शब्दों से जुड़े होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय, शब्द और, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, पर, और फिर आगे लिख रहा हूं से जुड़े हो, से जुड़े हो, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। मैंने क्या लिखा है, अरे जो वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बने, और वो दोनों सरल वाक्य और, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, पर आदि शब्दों से अगर जुड़े होंगे, इन शब्दों को हमारी हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। फिर सुन लो, एक इसमें मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई, और कई बार सरल वाक्य में भी आता है, पर सरल वाक्य में वो केवल कर्ताओं को जोड़ता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, दो कर्ता को जोड़ता है। पर कभी भी और आए तो ज्यादातर तुम क्या लगाओगे, संयुक्त। पर मैं अब उदाहरण देके बता देता हूं। श्रीफुल हक जी, हाँ सुनिए, मैं संयुक्त वाक्य कराने लगा, सेकंड वाला। फर्स्ट मैंने करा दिया। फर्स्ट, जो सरल वाक्य था उसको ऐसे पहचानना आप कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगी, जिस वाक्य में कर्ता एक काम करेगा, चाहे 10 करता हूं पर वो जब काम एक करेंगे तो वो सरल वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ू मैं इस पे, संयुक्त सिखा रहा हूं, सुन लो। फिर एक बार बता दूं मैं, जो वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बने, और दोनों सरल वाक्य किस शब्द से जुड़े होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में दो दो वाक्य नजर आएंगे। अब मैं परिभाषा उदाहरण दे रहा हूं, देखिए पहला आंसर, एक सेंटेंस देता हूं, राम, राम, राम खाना खा, राम खाना खाता है, तो राम खाना खा रहा है, ऐसे लिख देता हूं, राम खाना खा रहा है। अगर मैं खाली लिखूं राम खाना खा रहा है तो क्या एक ही तो क्रिया हो रही है, अब तक ये सरल वाक्य है, राम खाना खा रहा है। और अगर मैं ऐसे लिखूं, राम खाना खा रहा है,
सीता गाना गा रही है और सीता गाना गा रही है। कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चे जानते हैं कि ये वाला वाक्य, इसमें तो एक वाक्य हीरा और एक वाक्य हीरा, क्या दोनों और से जुड़े होंगे? जब और से दो वाक्य जुड़े होंगे तब होगा संयुक्त वाक्य। पीडीएफ ऐप में ही भेजूंगा बच्चे, मैंने नहीं भेजी थी अभी शब्द की। पीडीएफ तुम्हारे ऐप में मिल जाएगी, पीडीएफ सेक्शन में ही, जहां सब टीचर की पीडीएफ आती है, वहां ऐसे ही हिंदी के सेक्शन में मेरी पीडीएफ आएगी तुम्हारे पोर्टल में जहां तुम देख रहे हो, उसमें सर्च करना एक बार, कहां पीडीएफ सेक्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है, सुनो, ये हो गया संयुक्त। संयुक्त है या नहीं है? अरे सीधी सीधी बात है, संयुक्त में एक वाक्य होंगे या दो? दो वाक्य है। एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं कहता हूं जब, या एक सेंटेंस और दूं मैं, कि अगर मैं कहूं, ठीक है ना, राम खाना खा रहा है और सीता गा रही है, अगर मैं कहता हूं सूरज निकला, तो क्या, ठीक है ना, सूरज निकला, तो क्या ये सरल वाक्य है या नहीं है? एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य, सूरज निकला, है ना। सूरज निकला तथा पक्षी चहचहाने लगे, चहचहाने लगे। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये दो वाक्य जुड़े हुए हैं या नहीं है? तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये होगा एक वाक्येरा, एक वाक्येरा। क्या ये तथा से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, इन शब्द से जुड़ेंगे। ये है संयुक्त वाक्य। एक कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आता है, सुनो भाई, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं कहूंगा आप चाय लेंगे, सुनो, आप चाय लेंगे, आप चाय लेंगे, या फिर लिख देंगे या कॉफी। तो बेटा ये भी संयुक्त वाक्य होता है। कभी कभी ऐसा लगेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये एक वाक्य है या नहीं है? और उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया या। हालांकि तुम या से देख के पहचान लोगे, अगर या भी आ जाए, ये रहा या, तो ये संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है ना, या। और फिर यहाँ सिर्फ एक ही शब्द है कॉफी, और ऐसा लगेगा ये वाक्य नहीं है। पर देखिए कई बार ना, अगर एक पूरा वाक्य है, पूरे वाक्य के बाद कोई समुच्चय बोधक नजर आ रहा है, अगर एक, जैसे देखिए अभी मैंने कहा था रमेश और सुरेश घूम रहे हैं, रमेश और सुरेश घूम रहे हैं, अगर मैं कहूं ये संयुक्त वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं। क्यों? क्योंकि एक शब्द के बाद और आया है। लेकिन अगर एक वाक्य के बाद या आए और कोई पूरा वाक्य भी ना हो, तो भी संयुक्त होगा। अच्छा जानबूझ के कई बार एक शब्द लिख देते हैं, पर ये पूरा ही वाक्य था। पता है कैसे? इसे मैं खोलना चाहूं तो कैसे खोलूं? आप चाय लेंगे या आप कॉफी लेंगे, जब किसी दूसरे वाक्य का समान कर्ता और समान क्रिया होती है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इतना ध्यान रखेंगे, अगर एक वाक्य के बाद कोई समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आ रहा है तो वो संयुक्त होगा, उसके बाद अगर कोई दूसरा शब्द हुआ, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे ऐसे भी प्रश्न आया है और आप इसे ऐसे पहचानिएगा बच्चे, मैं तुम्हें यहां दिखा देता हूं, देखिएगा, छोटा हो गया, सुनिएगा, मैं एक वाक्य और दे रहा हूं, इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। एक और वाक्य, रुकिएगा, एक वाक्य और दे रहा हूं, दिख रहा होगा तुम सबको, एक वाक्य और दे रहा हूं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एक वाक्य और दे रहा हूं, इसे देखिए। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं एक सेंटेंस, बताइएगा, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि उसने परिश्रम किया, उसने परिश्रम किया, अब फिर मैं लिखूं उसने परिश्रम किया, सुनते रहिए, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। परिश्रम किया, और फिर लिखूं मैं किंतु, किंतु सफल नहीं हुआ। अगर मैं इसे लिखूं तो इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, क्या ये किंतु शब्द है या नहीं है? तो एक वाक्य के बाद अगर कोई समुच्चय बोधक अव्यय नजर आता है, ये शब्द नजर आते हैं, तो यह संयोग। अभी मैंने इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं की है, मैंने तुम्हें ये दो सेंटेंस दे दिए, बात ध्यान से सुनना। इस बार मैं मिश्रित वाक्य समझा रहा हूं, इस बार मैं मिश्रित वाक्य समझा रहा हूं। क्या इतनी बात क्लियर है? दिख रहा है? पहले बताओ ये क्या समझ में आ गया तुम्हें? तुम इसे ऐसे निकालोगे, अगर संयुक्त कभी निकाल रहे होगे, कि अगर एक पूरे वाक्य के बाद समुच्चय बोधक अव्यय आ गया, तो वो कौन सा होगा? वो होगा संयुक्त वाक्य। एक पूरे वाक्य के बाद अगर कोई संयुक्त वाक्य, समुच्चय बोधक शब्द आ गया, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है या नहीं है? और उसमें दो वाक्य जुड़े हैं, जब दो वाक्य जुड़े होते हैं वो होते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरे पे चल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। तीसरा वाक्य अब करा रहा हूं मिश्रित, और मिश्रित में भी दो वाक्य नजर आते हैं, और मुझे वो डिफरेंस करके दिखाना है कि संयुक्त और मिश्रित में क्या अंतर है।
एक तीसरा, समझ गए ना? बहुत इजी तरीके से बताया मैंने, समझ, यानी कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है या नहीं है? चलिए, इस बार मैं दे रहा हूं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की पहले परिभाषा लिखाऊंगा, फिर बताऊंगा इसे। सबसे पहले लिखो, मिश्रित वाक्य को मैं अपनी तरीके से लिख रहा हूं। लिखो, जब कोई वाक्य, जब कोई, जब किसी, ऐसे लिखना बेटा इसे, जब किसी, जब किसी एक वाक्य पर, जब किसी एक वाक्य पर दूसरा वाक्य, जब किसी एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होकर आए, यानी डिपेंड होकर आए, आश्रित होकर आए, जब कोई एक वाक्य, जब किसी एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होकर आए, तो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का मतलब है जो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, उसे कहते हैं मिश्रित। बड़ी इजी इजी तरीके से चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य, ठीक है ना? उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। चलिए, लेकिन एक दिक्कत आई कि मिश्रित में भी दो वाक्य आएंगे, पर ये वाला वाक्य इस पर आश्रित होगा या ये वाला वाक्य आश्रित होगा, ये दिखना सिखा दूंगा। फिर भी ज्यादातर दूसरा वाला वाक्य पहले पे आश्रित होता है, ठीक है ना? जब कोई वाक्य, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होकर आए, उसे कहते हैं मिश्रित। पर आएंगे दो वाक्य, और संयुक्त में भी, जो भी कराया था मैंने, संयुक्त में भी दो वाक्य होते हैं, पर ये दो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते, केवल जुड़े होते हैं। पर ये वाक्य, एक के बिना दूसरा नहीं बोला जाएगा। अगर मैं एक को हटाऊंगा तो दूसरा भी हट जाएगा, क्योंकि इस पर ये वाक्य आश्रित होगा, तो ये वाक्य भी इसके बिना अधूरा सा नजर आता है। सीधी बात है, जब दो वाक्य एक दूसरे के बिना बोले नहीं जाएंगे, तब वो मिश्रित होंगे। एक दूसरे के बिना बोले नहीं जाएंगे, यानी एक दूसरे पे ही आश्रित होंगे। जब दो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होंगे, तब होते हैं मिश्रित। और जब दो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित ना हो, सिर्फ जुड़े हों वो कुछ शब्दों से, उसे कहते हैं हम संयुक्त। अब सुनिए, संयुक्त वाक्य कुछ शब्दों से जुड़े होते हैं, जो मैंने लिखवाए थे। ऐसे ही मिश्रित वाक्य में कुछ शब्द, दोनों वाक्यों के बीच में कुछ शब्द आते हैं, और वो शब्द इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि एक दूसरे पे आश्रित करने होते हैं। तो इसमें भी तुम एक चीज लिखना, मैं कुछ ऐसे लिखता हूं कि दोनों वाक्य, नोट कर रहा हूं कि दोनों वाक्य को कुछ शब्द जोड़ते हैं, जो मैं लिखने जा रहा हूं पहले। और कौन कौन से शब्द? जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, मैं यहां शब्द लिखने जा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है की, ये छोटा वाला की लिखा है, की मात्रा दिख रहा होगा, जैसे की, समझ लो, जैसे की। एक मैं लिख रहा हूं की, पर देखिए एक लिखा मैंने जो। अब ये लिखा है जो, पर इसमें शब्द है ज। जा से संबंधित शब्द जब आए ना, तो पक्का मिश्रित होंगे। जैसे जो, जब, जैसा, जैसा, जैसी, इस तरह के शब्द, जिसने, या ऐसे लिख लो, जब, जो, जैसा। एक कम, मैं थोड़ा सा शब्द लिख रहा हूं, सुनिए भाई दोबारा से। कि, जो, जिसने, जिसने, ज्यों ही, है ना? जैसे ही, ऐसे भी होता है, जैसे ही। और कई बार देखिए एक शब्द लिख रहा हूं मैं जब, और देखिए जितने शब्द लिखे मैंने ज से ही लिखे हैं, है ना? ज से शब्द लिखते दिखाई देते हैं। और अगर मैं लिखूं जब, तो जैसे ही आगे शब्द, वाक्य बढ़ेगा, तो आगे जाके एक शब्द आएगा तब, जैसे जब तब। कभी कभी आएगा यदि, तो, कई बार आएगा यद्यपि। वैसे आते नहीं है इतने सेंटेंस तुम्हें, इजी सेंटेंस आएगा यद्यपि। तो आगे क्या शब्द होगा? तथापि। बस इतने ही लिख रहा हूं, इतनी चीजें लिख रहा हूं, यद्यपि, तथापि। कई बार होगा चूंकि, इसलिए, इस तरह के शब्द। और मैं ये शब्द ब्रैकेट बंद कर रहा हूं। असली में दोनों वाक्य इन शब्दों से जुड़े होते हैं, दोनों वाक्य इन शब्दों से जुड़े होते हैं। मैंने लिखा है बेटा ये की, मैंने लिखा है ये की, की। तो सुनो, जिस वाक्य में तुम्हें की, जो, जिसने, ज्यों ही, जैसे, जब तब, यदि, तो, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि शब्द दिख जाएं, वो पक्का मिश्रित वाक्य होगा। अब मैं समझा रहा हूं, देखिए कैसे। देखिए सुनो, पहले मैं डिफरेंस करके दिखाऊंगा तुम्हें, तब वाक्य लिखूंगा। जैसे मैं तुम्हें दो वाक्य लिख के दिखा रहा हूं। अगर मैं तुमसे ये लिखता हूं, सूरज निकला, है ना, और पक्षी चहचहाने लगे। अगर मुझसे पूछते ये वाक्य कौन सा है, तो और आ गया, तो ये तो संयुक्त था। ये वाक्य कौन सा था? ये था संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? ये था संयुक्त वाक्य। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। बात ध्यान से सुनना मेरी बात। पक्षी चहचहाने लगे। क्या ये दो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित हैं, या सिर्फ जुड़े रखे हैं दो वाक्य को? अरे सूरज निकला और आंधी आ गई,
ये एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, दो वाक्य अलग अलग हैं। सूरज निकला और पक्षी बोल पड़े, है ना। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, जैसे ही सूरज निकला, जैसे ही सूरज जैसे ही सूरज निकला, तभी पक्षी बोल उठे, तभी पक्षी बोल उठे। कितने बच्चे जानते हैं कि ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है? अरे ये बोला गया तभी तो ये बोला गया। बात समझ में आ रही है? अरे जैसे ही आंधी आई, हमारा छप्पर उड़ गया, क्या दूसरा वाला वाक्य इस पे आश्रित है या नहीं है? सीधी सीधी बात, कोई बात नहीं, लेट हो गई, कोई बात नहीं, ये तीन ही वाक्य चल रहे हैं। सुनो, तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जब कभी कोई वाक्य किसी पर आश्रित होगा, उसे कहते हैं हम मिश्रित वाक्य। तो तुम इसे ऐसे जज करना बच्चे, जब एग्जाम में आएगा, जैसे ही मैं बड़ा साधारण तौर पे बताना जा रहा हूं उसे। अब सुनिए, मैं अब सेंटेंस लिखूंगा सारे। कोई नहीं, लकी कोई नहीं, लेट हो गए कोई बात नहीं, देख लेना। अब मैं तुम्हें कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, वाक्य बता रहा हूं, पीछे वाले इस चीजों पे जाता हूं। सुनो, पीछे पे जा रहा हूं। अब देखिए, इन शब्दों से पहचानना। एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिए अब ध्यान से सुनना, मैं सीधा वाक्य लिख रहा हूं। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि जैसे बड़ा आसान देता हूं, देखिए अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं, जब राम सोता है, जब राम सोता है, क्या ये पूरा वाक्य है? मैंने अगर लिखूं जब राम सोता है, पता है कभी भी कोई सेंटेंस जब से शुरू नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं ना जब राम सोता है, तब राधा उठ जाती है, तो क्या ये जब तब से दो सेंटेंस जुड़, जब राम सोता है तब राधा उठ जाती है, तब राधा उठती है, तो क्या ये वाला वाक्य इस पर आश्रित है या नहीं है? ये वाक्य इसके बिना बोला नहीं जाएगा। ये कौन सा वाक्य है? ये है मिश्रित वाक्य है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? समझ में आ रही तो ध्यान रखना। और तुम कैसे पहचान लोगे? जब तब आ गया। देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं तुम्हें, इस तरह से समझो, मैं तुम्हें पूरे अर्थ से समझाता हूं। एक बार मैंने लिखा, अध्यापक अध्यापक ने कहा। और जब हम पहली बात कहते हैं ना, तो देखिए अगर मैं ये एक अकेला सेंटेंस लिखूं, तो ये ना एक जिज्ञासा सी छोड़ेगा, एक प्रश्न छोड़ेगा कि अध्यापक ने कहा, क्या कहा? यानी इस पे कोई ना कोई वाक्य आश्रित है। अध्यापक ने कहा कि, अध्यापक ने कहा कि, क्या शब्द लगा दिया? की। जब भी की लग गया, कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित। अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल खुलेगा, कल स्कूल खुलेगा। कितने बच्चे जानते हैं कि ये वाला वाक्य इस पर आश्रित है? जब किसी बात पर कोई वाक्य आश्रित होता है, उसे हम कहते हैं मिश्रित। और तुम कैसे पहचान लोगे कि इसमें भी दो वाक्य आ रहे हैं, पर ये इसी के द्वारा कहा गया। कई बार आएगा कि मुझे मालूम है, क्या लिखा है? मुझे मालूम है। और जैसे ही मैं पहला सेंटेंस लिखूं, तो ऐसा लगेगा मुझे मालूम है। अरे क्या मालूम है? एक प्रश्न सा छोड़ देगा, एक जिज्ञासा सी छोड़ देगा। मुझे मालूम है कि, मुझे मालूम है कि अब, अब क्या मुझे मालूम है कि रमेश, मुझे मालूम है कि अब रमेश फ्लैट नहीं खरीदेगा, फ्लैट नहीं खरीदेगा। तो सीधी बात है, खरीदेगा। तो ये वाला वाक्य क्या इस पर आश्रित है? और किससे पहचान लिया? की से। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं है? कभी कभी एक बात पर दूसरी बात आश्रित होगी, उसे कहते हैं हम मिश्रित वाक्य। जैसे एक सेंटेंस और देखो, मैं अगर एक सेंटेंस दूं, सुनना, देखो। अगर मैं तुम्हें ये दूं, बताना जरा, अगर मैं तुम्हें ये दूं, यदि पढ़ोगे, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? यदि पढ़ोगे तो क्या होगा? यदि पढ़ोगे तो सफल होगे, तो सफल होंगे। यदि पढ़ोगे तो सफल होगे। अगर मैं कहूं यदि और तो आ गया, तो कौन सा वाक्य होगा? क्या मिश्रित है या नहीं है? तो मैंने ये वाक्य तुम्हें बताया मिश्रित। मिश्रित संयुक्त सरल में अंतर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्या ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? तो जब एक बात पर दूसरी आश्रित होगी, तो उसे कहते हैं मिश्रित। तो बच्चे, मैंने तुम्हें ये तीन वाक्य करा दिए। अब बच्चे अर्थ वाले, क्योंकि वाक्य तीन नहीं आते, केवल सरल संयुक्त मिश्रित। कभी कभी वाक्य को अर्थ से भी निकाला जाता है, और अर्थ वाले वाक्य को मैं पीडीएफ से करा रहा हूं। अर्थ वाले वाक्य को मैं पीडीएफ से करा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या थंबनेल ऐसे बनाओ? क्या समझ में आई तुम्हें बात या नहीं? इसकी पीडीएफ में बना के भिजवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलो। क्लियर है अब तक बात? होगा, टेस्ट भी लूंगा अभी मैं तुम्हें। चलिए आगे चले, आगे चलो। देखिए भाई, अर्थ वाले वाक्य मैं इससे समझा रहा हूं तुम्हें, सुनो, देखेगा तुम्हें। रुक जाओ, ये मैं तुम्हारे लिए सेंटेंस भी लाया था, रुकिए। कितना बड़ा हो गया क्या? रुको। संयुक्त और मुझे इससे नहीं बताने की जरूरत पड़ी, तुम ऐसे सीख गए। ठीक है, सुनो। अर्थ वाला,
अच्छा एक काम करो, अर्थ वाले भी मैं ठीक से बता देता हूं, सुनो पहला सेंटेंस देखो। अर्थ वाला क्या समझ में आ गई बात? मैं इससे नहीं बता रहा, मैं अपने तरीके से बता देता हूं, चलो। अब बात आई, हमने 3 वाक्य सीख लिए, सरल, संयुक्त, मिश्रित। अब बात आई थी अर्थ से। कोई पूछे मुझसे कि अर्थ के आधार पर भी वाक्य निकाले जाते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 हैं। मैं पहला प्रकार बता रहा हूं, फिर हम टेस्ट ही करेंगे सीधा। ठीक है, पहला मैं हाथ से ही लिखा बता देता हूं। एक होता है विधानवाचक, पहला वाक्य बता रहा हूं विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चे सभी। विधानवाचक, कभी कभी वाक्य को हम ऐसे नहीं बताते कि ये जिसमें 2 वाक्य जुड़े थे या एक ही वाक्य, यानी जोड़ जाड़ करके नहीं बताते, रचना बनावट के आधार पे नहीं बताते। हम कभी कभी वाक्य को मीनिंग निकालते हैं, और क्या क्या मीनिंग निकालते हैं सुनो। मैं वाक्य करने जा रहा हूं, पहला विधान, और इसके बाद दूसरा भी बताऊंगा भाई। नंबर 2, दूसरा मैं निषेध भी बताऊंगा। निषेधवाचक, है ना, निषेधवाचक कहूं या नकारात्मक कहूं एक ही बात है, दोनों बता रहा हूं मैं एक साथ अर्थ के। देखिए विधानवाचक की एक परिभाषा दी जाती है हमारी हिंदी में, कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में किसी के बारे में सामान्य जानकारी मिले, सामान्य जानकारी मिले, मैं इस तरह से बता रहा हूं, जानकारी मिले। यानी मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूं कि जब किसी वाक्य में कोई नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी किसी के बारे में, उसे कहते हैं हम विधानवाचक। यानी जिस वाक्य में किसी कार्य के होने की बात नजर आए, या किसी के बारे में एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दी जाए, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसा मैं सेंटेंस दे रहा हूं, बताइए ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहता हूं रवि पढ़ रहा है, सुनिए मैंने लिखा रवि पढ़ रहा है, तो बताओ क्या है, रवि के बारे में एक जानकारी दी जा रही है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नहीं जा रही? जब भी किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसे कहते हैं हम विधानवाचक, उसे कहते हैं विधानवाचक। पर कई बच्चों को लग रहा होगा ये सरल भी है। अरे सरल भी तो है, क्योंकि एक ही वाक्य है। अब सुनिए, किसी भी वाक्य को तुम 2 तरीके से पहचान सकते हो। या तो रचना बनावट के आधार पर पहचान सकते हो। अगर रचना बनावट के आधार पर देख रहे हो, तो या तो ये सरल होगा, ये संयुक्त होगा, या मिश्रित होगा। पर कभी-कभी इसी वाक्य को तुम रचना बनावट के आधार पर नहीं देख सकते हो, इसको अर्थ से भी निकाल सकते हो। और इसमें अर्थ निकल रहा ये है कि इसमें किसी के बारे में सामान्य जानकारी दी जा रही है। तो जब किसी के बारे में सामान्य जानकारी भी दी जाएगी, तो भी वो सरल वाक्य हो, बस तो भी वो विधानवाचक होगा। इस बार मैं विधानवाचक की बात कर रहा हूं, तो तुम इतना ध्यान रखना, जब जब किसी के बारे में सामान्य जानकारी होगी, तो वो कौन सा है, विधानवाचक। अगर मैं तुमसे ये कहूं जूते महंगे हैं, इस बार एक सेंटेंस ये दे रहा हूं, इस बार मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूं, जूते महंगे हैं, महंगे हैं। अब देखिए मैंने लिखा जिस किसी के बारे में कोई सामान्य जानकारी दे, तो ऐसा नहीं किसी पुरुष के बारे में या मेल के वर्जन में ही। चलिए मैं कहता हूं जूते महंगे हैं, मैं लिखता हूं जूते महंगे हैं, अंकी बिंदी भी लगाओ, महंगे हैं। तो बताओ, जूतों के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? जब भी किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे कहते हैं हम विधानवाचक। अगर मैं कहता हूं राधा कॉलेज जा रही है, राधा कॉलेज जा रही है, तो क्या राधा के बारे में जानकारी दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है। ये है क्या, ये है विधानवाचक। इस तरीके से ध्यान रखना तुम। अब मैं अर्थ से बता रहा हूं, और अगर मैं कह दूं आज स्कूल बंद रहेगा, आज नहीं, मैं लिखूं आज सोमवार है, अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, बेटा सुनो, आज सोमवार है, सोमवार है, तो आज सोमवार है, तो मैं आज के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आज क्या है, समझ में? तो जब किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, एक सरल सा वाक्य नजर आएगा, वो होता है विधान। अब निषेध किसे कहते हैं? निषेध उसे कहते हैं जिस वाक्य में नकारात्मकता हो, या जब किसी कार्य को मना किया जाएगा, जिसमें किसी कार्य के ना होने के बात होती, ना होने के भाव होते हैं, उसे हम कहते हैं निषेधात्मक, या हिंदी में एक नाम और देते हैं उसे हम नकारात्मक वाक्य। क्या है? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, नकारात्मक। निषेध और नकारात्मक एक ही बात है, वाक्य कहेंगे। और देखिए इसकी परिभाषा क्या है, सुनो, नकारात्मक वाक्य की परिभाषा क्या है, कि जिस वाक्य में कार्य के न होने की बात हो, कार्य के न होने की बात हो, न होने की बात हो, उसे नकारात्मक कहते हैं। जिस वाक्य में कार्य के ना होने की बात हो, उसे नकारात्मक कहते हैं। और देखिए ये 4 सेंटेंस में नेगेटिव बना रहा हूं अब,
इन चारों को नेगेटिव बना दूंगा या नकारात्मक। कैसे? अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं कि रवि पढ़ रहा है, तब तो ये पॉजिटिव है, तब तो ये विधान है। और अगर मैं कहता हूं रवि पढ़ नहीं रहा है, अगर मैं कहूं रवि पढ़ नहीं रहा है, तो बताओ क्या रवि के बारे में जानकारी दे रहा हूं या कार्य की मनाही कर रहा हूं? जब किसी कार्य के बारे में नहीं होने की जानकारी होती है, उसे नेगेटिव कहते हैं। तो तुम नकारात्मक को ऐसे पहचानोगे कि जब किसी वाक्य में नहीं आ जाएगा तो नेगेटिव है। बात समझ में? अगर मैं कहूं जूते महंगे नहीं हैं, अब मना कर रहा हूं फिर, और जब किसी बात को मना किया जाएगा तो नेगेटिव है। इसमें यही आ जाएगा, जूते महंगे नहीं है। अगर नहीं का बोध है तो नकारात्मक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? समझते रहना। इसको भी कह सकता हूं, राधा कॉलेज नहीं जा रही है, नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। आज सोमवार नहीं है तो नकारात्मक। जब नहीं शब्द नजर आ गया किसी वाक्य में, ठीक है, तो हो जाएगा निषेधात्मक। कई बार समझ में आ रही बात या नहीं? समझ गए या नहीं? तो दो वाक्य करा दिए अर्थ वाले, एक हो गया विधान, एक हो गया निषेध। अगले पे चलता हूं। मुझे लगता है कि ज्यादातर मैं पीडीएफ से ना पढ़ाकर ऐसे पढ़ा दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। दूसरा वाक्य चल रहा है, आज खत्म करना है इसे। रुकिएगा। कितने हैं अर्थ के आधार पर? 8। मैंने 2 बता दिए, 2 और बता रहा हूं। एक तीसरा होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। और एक चौथा होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। सुने, इसे सुन लीजिए। 2 और करा रहा हूं विस्मयादि बोधक वाक्य। इनकी सबसे अच्छी पहचान है कि कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, और विस्मयादि बोधक वाक्य होगा उसके अंत में या बीच में ही ऐसा साइन मिलेगा, एक्सक्लेमेशन साइन। तो जब ये साइन होगा तो विस्मयादि होगा। लेकिन देखिए प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में प्रश्न किए जाएं, जिस वाक्य में प्रश्न किए जाएं, वो सारे वाक्य किस में चले जाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य में। और प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ शब्द आते हैं, उनसे पहचान लेते हैं हम। जैसे कौन से? क्या, किसने, किसको, किसको, इस तरह के शब्द आते हैं। क्या, किसने, किसको, कब, कैसे, इस तरह के शब्द आएंगे। किसने, किसको, कब, कहां, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। मैं 2-3 सेंटेंस दूं, जैसे बताओ, किसने मेरा पेन उठाया? तो क्या प्रश्न कर रहा हूं किसी से या नहीं है? बिल्कुल। जब प्रश्न किए जाएंगे, उठाया, किसने मेरा पेन उठाया, किसने मेरा पेन उठाया, उठाया, तो क्या ये वाला आंसर लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा तो ये प्रश्न किया गया। एक वाक्य और देखो, अगर मैं ये कहूं राधा तुम क्यों रो रही हो, तो क्या ये भी तो प्रश्न है? तो जब जब प्रश्न किए जाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये अर्थ निकाल रहे हैं हम, प्रश्न कर रहे हैं। और विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं? सुनो भाई, कि जब ये साइन आएगा तब तो विस्मयादि बोधक होगा। और इसकी परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में बताओ किस किस के भाव नजर आएंगे। जैसे आश्चर्य, आश्चर्य, क्रोध, दुख, हर्ष, हर्ष माने खुशी, हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, दुख, हर्ष, घृणा, घृणा, इनके के भाव प्रकट होंगे, के भाव भाव प्रकट होंगे, प्रकट हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विस्मय आदि कहते हैं। और बताते रहना ठीक चल रही है क्लास या नहीं। उसे कहते हैं प्रश्न। और मैं सेंटेंस बता रहा हूं, तुम इसे ऐसे निकालोगे, सुन लो सभी लोग, तुम इसे ऐसे निकालोगे कि ये साइन आएगा। और देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, अरे, और फिर ये लगाएगा, अगर ये साइन है तो विस्मय आदि है। अरे, इतनी लंबी बिल्डिंग, अगर मैं ऐसे लिखूं, अरे इतनी लंबी बिल्डिंग, तो क्या आश्चर्य हो रहा है? नहीं हो रहा है? जब कभी किसी बात, अरे इतनी लंबी बिल्डिंग, आंखें फट जाएंगी हमारी, अद्भुतता नजर आएगी, तो आश्चर्य है या नहीं है? तो इस साइन से पहचान लो कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य। पूछ लिया जाता है कई बार, आएगा हाय, हाय वह चल बसा, वह चल बसा, तो क्या इसमें दुख का भाव है या नहीं है? आप इससे पहचान लेना, ये रहा साइन। तो ये 2 और हो गए। क्या समझ में आ रही है मेरी बात?
क्या सबको समझ में आ रही है बात या नहीं? समझ में आ रही है या नहीं? तो ये हो जाएगा विस्मय आदि बोधक वाक्य। दो वाक्य और हो जाएंगे। फीलिंग की बात आएगी तो ये हो गई। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं, 4 करा चुका हूं, 4 और बाकी हैं। सुनिए, देखिएगा, देखिएगा, 2 वाक्य और करा रहा हूं। वाक्य आ जाता है, एक प्रश्न आएगा बच्चे, लेकिन इसे समझने की कोशिश करें। एक 5वां लिख रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना, बस इससे ज्यादा आना ही नहीं है तुम्हें। और एक लिख रहा हूं छठा। 5वें का नाम है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, और पूरे अर्थ से निकालना है बच्चे तुम्हें। आज्ञावाचक। और एक होता है बच्चे इच्छावाचक। एक होता है इच्छावाचक। सीधी बात है, जिसमें इच्छा की जाएगी वो इच्छावाचक वाक्य होगा, और जिसमें आज्ञा दी जाएगी वो आज्ञावाचक होगा। ठीक है। और मैं यहां लिखने जा रहा हूं, बताइएगा। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, पहले इच्छा वाला बता रहा हूं, उस पहले आज्ञा वाला। तो सुनो, जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में, और मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, आज्ञा दी जाए, और आज्ञा को हम आदेश भी कह देते हैं, आदेश दिया जाए, या कभी कभी इसमें एक चीज और देखते हैं, प्रार्थना की जाए। प्रार्थना की जाए। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, प्रार्थना सही था ना? प्रार्थना गलत लिख दिया, प्रार्थना। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, आज्ञा को तो आदेश ही कहते हैं, आदेश छोड़िए। जिस वाक्य में आज्ञा है ना, प्रार्थना, प्रार्थना, ठीक है, सलाह, सलाह भी दी जाती है इसमें, एक बात ध्यान रखना, देख के दिखाऊंगा। सलाह या उपदेश, किसी को कमांड दी जाए, उपदेश दें किसी को, सबक सिखाएं किसी को, कोई सबक दें। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या उपदेश दिया जाए, उस वाक्य को हम कहते हैं आज्ञावाचक। दिया जाए। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या उपदेश दिया जाए, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। सर पीछा करो एक बार। क्या पीछे करूं? अच्छा, इसे करूं पीछे? ठीक से लिख देता हूं। सलाह की जगह ऐसे लिख लो। हाँ, नोट्स बना लेना तुम। उपदेश। उपदेश अब सही है, दिख रहा होगा। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और उपदेश दिया जाए, उसे आज्ञावाचक कहेंगे। बैक कर दिया? ठीक है। सही है या नहीं है? कमेंट कर देना, बैक ठीक है या नहीं है। बैक क्या इसे बैक करूं? इसको करूं बैक? अरे इसे करना है बैक क्या? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? समझ गए या नहीं? इसको बैक करना था क्या? ये ध्यान रखना। कोई नहीं, देख लेना उसे। ये सही है। सही है, ये देखिए। अब सुनिए, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, सुनो। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश दिया जाए, उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे मैं कहूं, चलिए बताइए, मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम, पहले देखिए, तुम सब्जी लेते आना। पहले बड़ा साधारण सा सेंटेंस देता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं किसी से कहूं तुम सब्जी लेते आना, तो क्या मैं ऑर्डर दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं? तो जिस वाक्य में आज्ञा दी जाएगी, वो सिर्फ आज्ञा दी गई है ना। कभी कभी यही चीज ना प्रार्थना भी हो सकती है। जैसे मैं अगर कहूं, इसके आगे एक वर्ड डाल दूं, कृपया, कृपया, और तुमको रेस्पेक्ट देने के लिए हम आप लगा देते हैं। कृपया आप सब्जी लेते आना। लेते आना। अगर मैं कहूं कृपया आप सब्जी लेते आना, तो अब भी तो ऑर्डर है या नहीं है? किसी से कहूं प्लीज ओपन द डोर, तो बताओ दरवाजा खोलना है नहीं खोलना है? कृपया जरा दरवाजा खोलिए, तो आगे आज्ञा ही तो दी जा रही है। तो जिस वाक्य में आज्ञा दिखे वो तो है ही, लेकिन जिसमें ऐसा लगे ना एक प्रार्थना सी की जा रही है किसी को, उसे कहते हैं हम आज्ञावाचक। इस बात को ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखना, उसे कहते हैं आज्ञावाचक। जैसे एक उदाहरण और बताओ सभी लोग, एक उदाहरण और सलाह देखो। अगर मैं कहता हूं तुम्हें तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, और जब भी हम चाहिए लगाते हैं तो ऐसा लगता है सलाह दी जा रही है। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, तो पर क्या ये किसी की तरफ से आज्ञा हो सकती है? अरे तुम्हें रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, क्या ये किसी
किसी की तरफ से एक ऑर्डर सा है या नहीं है। तो देखिए तुम ऐसे पहचानोगे, जिस वाक्य में आज्ञा दिखे वो तो आज्ञावाचक है, लेकिन जब कभी प्रार्थना की जाए किसी को कुछ करने के लिए तब भी आज्ञावाचक होगी। और जब कभी ऐसा लगे कि सलाह दी जा रही है, जैसे देखिए आपको दौड़ लगाना चाहिए, ये ऑर्डर है ना, आपको समय पर अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, ये भी आज्ञा है। तो तुम थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इस तरह के सलाह भी होंगे। और कई बार सबक दिया जाता है, जैसे देखिए ऐसे आ जाएगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। तो बताओ ये किसी के कोई मैसेज, कोई सबक दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, बच्चों को शिक्षित करो, है ना। जब आए बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये भी तो आज्ञा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चे, मैं 4-5 सेंटेंस दे रहा हूं, कोई एक नहीं दे रहा हूं, इसे ध्यान रखना, समझना। बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, च लिखा है, ये ध्यान रखना, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। तो ये वाक्य भी कौन सा हो गया, आज्ञावाचक, याद रखिएगा। हाँ, नोट्स बनाया करो सिंपली, बिल्कुल सही है, इससे ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बहुत मुश्किल नहीं है, कर जाओगे। लेकिन देखिए किसी से मैं कहूं साइकिल चलाओ, आज्ञा है, बाल्टी उठाओ, आज्ञा है, ठीक है ना। तुम समय पे पानी भरा करो, ये भी तो आज्ञा ही है। तो सलाह सी दी जाए, उपदेश दी जाए, तो भी याद रखना। इस बार मैं इच्छा पे आ रहा हूं, बस खत्म करते हैं इस वाक्य को, बहुत मुश्किल नहीं होते ये। इच्छावाचक किसे कहेंगे, सुनो भाई, इच्छावाचक को लिखने जा रहा हूं। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्या क्या हो, एक तो इच्छा की जा रही हो, एक आशीर्वाद दिया जा रहा हो, ये याद रखना है। आशीर्वाद, किसी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद दी जा रहा हो, जैसे आप जीते रहिए, इस तरह की बात, आशीर्वाद दिया जा रहा हो, या एक वर्ड हो बेस्ट विशेष, शुभ कामनाएं दी जा रही हो, कामनाएं, शुभ कामनाएं। थोड़ा आगे कर लेता हूं इसे, देखिएगा, शुभ, रुकिएगा, शुभ कामनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ कामनाएं माने बेस्ट विशेष देना, शुभ कामनाएं। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी जाएं या इच्छा की जाए, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं इच्छावाचक। सलाह देखिए, मैं कम करूं, अभी तो सलाह दी। अच्छा देखिए, सलाह ऐसा देखिए, एक बच्चा कह रहा है कुछ सलाह वाला वाक्य देखो, यहाँ सलाह वाला वाक्य मैं पीछे देके दिखाता हूं, सुनो। एक आज्ञावाचक में सलाह वाला वाक्य देखो। अगर मैं तुमसे कहूं, बड़ा वाक्य है कि आपको, आपको आई आई ए एस की परीक्षा, परीक्षा देने के लिए दिन रात, दिन रात एक करने चाहिए, एक करने चाहिए। असली में ये आज्ञा दी जा रही है किसी के द्वारा, मैं तो आज्ञा कहता हूं, पर ऐसा नहीं लगता ये सलाह दी जा रही है। आपको आईएएस की परीक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। तो क्या किसी को एक सलाह सी भी तो दी जा रही है। आप यकीन करें, जब सलाह सी दी जाती है तो वो आज्ञा में दी जाएगी, पर ये बात किसी को किसी के द्वारा कोई सबक सा दिया जा रहा होगा, इसे सलाह कहेंगे अर्पिता। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैंने सेंटेंस देके दिखा दिया तुम्हें, ये मैंने सेंटेंस देके दिखा दिया, बड़ा वाला सेंटेंस, इस चीज को ध्यान रखना। तो जब भी किसी को कोई सलाह सी दी जाती है, वो भी आज्ञा होता है, इसे ध्यान रखिएगा। समझ में आया। और जितने सेंटेंस हो तुम्हारे पास, तुम देखिए कोई सलाह दो, ठीक है ना, किसी को सलाह दो, तुम्हें गर्म शॉल लेना चाहिए, ऑर्डर ही तो दे रहे हो तुम, तो इसमें क्या है, बात है। जब लास्ट में चाहिए आता है तो सलाह ही दी जा रही है, सही है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे आप, थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे, ठीक। गड़बड़ हो गई ना, अरे यार, रुकना बच्चे। हाँ देखो इधर, देखो मैंने लिखा दिया, सलाह देकर भी दिखा दिया। सुनो अब ज्यादा नहीं, पहले इसे कंप्लीट करो। तो जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी जाएंगी, वो क्या है, इच्छावाचक। तो मैं इसे बता रहा हूं, सुनो इच्छा कैसे है। तो सबसे पहले इच्छा कर दूं, देखिए कई बार ऐसे आएगा कि रमेश फल खाना चाहता है। तो जब चाहता आ जाए तो इच्छा हो रही है, नहीं, नहीं, तो जिस वाक्य में इच्छा हो रही होगी वो इच्छावाचक है। अरे रमेश फल खाना चाहता है, तो रमेश की इच्छा हो रही है या नहीं है। ये वाक्य इच्छावाचक है, आपको अर्थ से गढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे रमेश जूते लेना चाहता है, ये इच्छा है। एक और देखिए, कई बार ऐसे भी आता है,
काश, काश मैं, कई बार देखिए विस्मयादि बोधक भी आता है पर ये इच्छा में ही जाएगा। ये भी सुन लो बच्चे, उसमें आश्चर्य क्रोध की बात होती है, पर इसे देखिए, अगर मैं लिखूं काश मैं भैया को, भैया को राखी बांध पाती, राखी बांध पाती। कितने बच्चे जानते हैं इसमें इच्छा हो रही है? अगर मैं किसी कहूं काश मैं काश मैं काश मैं इस दुकान से ये टी शर्ट ले पाता, तो क्या मेरी इच्छा है या नहीं है? काश मैं भैया को राखी बांध पाती, क्या ये इच्छा की जा रही है किसी के द्वारा, है ना? जब किसी के द्वारा कोई इच्छा की जाएगी वो हो जाएगा, हाँ मैं बर्गर खाना चाहता हूं, इच्छा। अगर आ जाए काश मैं भैया को राखी बांध पाती, तो इसमें इच्छा हो रही है। ये इच्छा है या नहीं है? काश मैं ये ले पाता, ये इच्छा है। तो ये बात भी ध्यान रखना और ये भी। तो जब इच्छा ही की जा रही होगी, है ना, उसे कहते हैं इच्छावाचक, है ना, उसे कहते हैं इच्छावाचक। तो दोनों तरह, इसमें ज्यादातर इस तरह के वर्ड ज्यादा आते हैं, चाहता, है ना, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा किसमें इच्छा है। लेकिन कभी कभी एक ऐसे भी सेंटेंस आते हैं इसमें, देखो, अगर मैं कहता हूं भगवान, या मैं कहता हूं भगवान तुम्हें, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, या किसी को कहे तुम जीते रहो, एक आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं किसी को ये कहूं भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो क्या ये मैं किसी को आदेश दे रहा हूं या मेरी इच्छा है? हमेशा ये इच्छा से, जितने भी आशीर्वाद होते हैं वो इच्छा से ही दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो तुम इतना, कभी ये कहो ना तुम जीते रहो, है ना, ये इच्छा है। तो जब भी कभी कोई आशीर्वाद सा दिया जाएगा और किसी को बद्दुआ दोगे तो भी वो इच्छा से ही जाता है। जैसे कहते हैं तेरा बेड़ा गर्क हो, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये इच्छा की जा रही है किसी के द्वारा, ठीक है या नहीं है? तो ध्यान रखना, जब किसी को आशीर्वाद सा दिया जाए या जब किसी को बहुत ज्यादा बद्दुआएं दी जाएं, तब भी वो किस में जाएगा? इच्छावाचक में। ध्यान रखिएगा ये। तो मैं एक ही सेंटेंस दे रहा हूं, एक शुभकामनाएं और देख लो। अगर मैं किसी को कहूं तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हें जन्मदिन मुबारक, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, तो क्या किसी को विशेष बेस्ट विशेष दे रहे हैं, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, ये भी तो किसी की तरफ से इच्छा है या नहीं है? हाँ, तो यू मे लिव लॉन्ग, तुम लंबी समय तक जियो, तो ये इच्छा ही तो है, ये सारी इच्छा है। तो इस वाले वाक्य में ये सारे के सारे किस में जाएंगे? इच्छावाचक में। ये सारे सारे किस में जाएंगे? इच्छावाचक में। इस चीज को ध्यान रखोगे आप। तो मैंने दो वाक्य बच्चे और करा दिए, यही पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं सारी तुम्हें, ठीक है ना? इसे देख लेना आप लोग। और दो और बचे लास्ट, दो और बचे लास्ट, इसे भी देख लो आप, और फिर क्लास में खत्म करूंगा। एक होता है संदेह, सबसे आसान यही है, संदेहवाचक। संदेहवाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य उसे कहते हैं। और एक और बचा है, एक तो संदेहवाचक है, एक और बचा है जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य, जिसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। इस बात को ध्यान रखना है, जिसे कहते हैं संकेतवाचक। संदेहवाचक किसे कहते हैं? कि जब किसी वाक्य में संदेह हो रहा हो या संभावनाएं, पॉसिबिलिटी दिखाई दे, संभावनाएं दिखाई दें, जिस वाक्य में संदेह और संभावना बताई जाएंगी उस वाक्य को हम संदेहवाचक कहते हैं। इसकी परिभाषा अपने आप लिखने की कोशिश करना। जिस वाक्य में संदेह किया जाए या संभावनाएं दिखाई जाए उसे कहते हैं संदेहवाचक। और जैसे मैं लिखना चाहूं, देखो, जैसे कई बार तो ऐसे होगा, देखिए, राम पढ़ रहा होगा। अगर किसी वाक्य के अंत में होगा या होगी शब्द आ गए, होगा या होगी शब्द आ गए, तो वो पक्का संदेह होंगे। चलिए मैं कहूंगा रवि पढ़ रहा होगा, पता नहीं, मैं डाउट में हूं, पता नहीं पढ़ रहा होगा या नहीं। कहीं ना कहीं इस वाक्य में संदेह है पर संभावना की जा रही है। अरे रवि खेल रहा होगा, क्या संभावना की जा रही है? तो जब अंत में किसी वाक्य में होगा या होगी नजर आएगा, वो पक्का क्या होगा? संदेह। कभी कभी संदेह में ऐसा भी आएगा, शायद, शायद रेलगाड़ी, रेलगाड़ी समय पर आए, समय पर आए। क्या संभावनाएं की जा रही है, नहीं की जा रही है? बिल्कुल। जब भी किसी शब्द में शायद आ जाएगा वो पक्का संदेह है, पर तुम अर्थ से निकालो इसे, पर तुम अर्थ से निकालो।
बहुत अच्छे से पढ़ाया ना, बस समझ लीजिए। ऐसे कई बार इसमें क्लैश कर जाते हैं बच्चे, बस सारा ही वाक्य बहुत कम समय में करा दिया मैंने, वरना तो बहुत बड़े बड़े वाक्य होते हैं इसमें। वो बड़े का मतलब बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो देखिए, शायद रेलगाड़ी समय पर आए, तो संदेह है या नहीं है? एक बार प्रश्न आया, हो सकता है, हो सकता है कि मेरा बेटा, कि मेरा बेटा आईएएस बने, आईएएस बने। तो क्या मैं संभावना कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? तो कई बार तो देखिए, तुम्हें खुद देखना, और मैं तो कई बार ऐसे शब्दों को देखता हूं, हो सकता है जब भी आएगा तो संदेह हो रहा होगा, संभावना हो रही होगी। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसे तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ डाउट है, कहाँ संभावनाएं की जा रही हैं। तो ये है संदेहवाचक। और कितने ही वाक्य क्यों ना हो, कितने ही वाक्य क्यों ना हो। हाँ, नोट कर रहे हो ना? बिल्कुल नोट करते रहो, खत्म। और अंतिम है संकेतवाचक। कई लोग संकेतवाचक को गलत तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, संकेतवाचक पता है किसे कहते हैं? जब कोई एक काम किसी दूसरे काम को बताने लगे, जब कोई एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य की ओर इशारा करने लगे, उसे कहते हैं संकेत। मैं लिख रहा हूं, जब किसी, मैं ऐसे लिखता हूं इसे, जब किसी वाक्य के द्वारा, जब किसी वाक्य के द्वारा, या जब किसी के द्वारा, जब किसी वाक्य के द्वारा दूसरे, जब किसी वाक्य के द्वारा दूसरे वाक्य को बताया, दूसरी, जब किसी वाक्य के द्वारा दूसरी वाक्य या दूसरी क्रिया को बताया जाने लगे, जब किसी वाक्य के द्वारा दूसरे वाक्य या कहूं क्रिया को, की क्रिया की ओर इशारा की जाए, की ओर इशारा किया जाए, ऐसे ही पहचानना, इशारा किया जाए। मैं बड़े अलग तरीके से बता रहा हूं इसे। संकेतवाचक उसे कहते हैं कि जब कोई एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया को बताने लगे, जब किसी एक वाक्य द्वारा किसी दूसरे वाक्य या क्रिया की ओर इशारा करे, इशारा करे, ऐसे लिख लो बस, इशारा करे। इशारा का मतलब यह मत मान लो कि इशारा कर रही होगी। जब एक वाक्य के द्वारा किसी दूसरे वाक्य की क्रिया की ओर, क्रिया को बताया जाए, ऐसे लिख लो। दूसरे वाक्य या दूसरी क्रिया को बताए, को बताए, ऐसे लिख लो, को बताए, तो उसे कहते हैं संकेतवाचक। और मैं इसका उदाहरण अब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं इसका उदाहरण अब दे रहा हूं यहां। बताओ, एक सेंटेंस दे रहा हूं, यदि आप आओगे, यदि आप आओगे तो मैं भी चलूंगा। यदि आप आओगे तो मैं जाऊंगा। भी हटा देता हूं, बड़ा आसान करता हूं। यदि आप जाओगे तो मैं जाऊंगा, यदि आप आओगे तो मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी जाऊंगा, ये लिख लेते हैं, मैं भी जाऊंगा। अच्छा सुनिए, वाक्य एक है, सुनिए, वाक्य एक है। ये पहला वाक्य है, यदि आप जाओगे। क्या ये वाला वाक्य इस क्रिया को बता रहा है? ये वाला वाक्य इस पर आश्रित है, ये मिश्रित वाक्य की तरह दिखता है। तो जब कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य को बताने लगेगा, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे मैं कहूं, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी, इस तरह के वाक्य आते हैं इसमें बच्चे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये ध्यान रखना। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, इसका मतलब ये है कि फसल अच्छी तब होगी जब क्या होगी, वर्षा होगी। क्या ये वाली क्रिया इस क्रिया को बताने लगा, नहीं लगा? तो जब कोई, नहीं क्वेश्चन नहीं, मैंने ये सारा बता दिया। अब मेरे पास समय नहीं है कि क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप इसे समझ लीजिएगा। एक पीडीएफ यही वाली भेज दूंगा, उसे कर लेना, जिसमें प्रश्न भी होंगे, ठीक है ना? चलिए, तो इसे कर लेना। बाकी जितने सेंटेंस मैंने दिए इसे कर लेना, पीडीएफ नहीं दे रहा हूं मैंने, क्योंकि बड़ा टॉपिक था, इसे मैंने कवर कर दिया आज वाक्य का। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे कि आज मैंने वाक्य खत्म कर दिया। क्या समझ में आ गया सभी को? तो इसमें ज्यादातर जैसे यदि और तो शब्द दिख जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन याद रखना, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य को बताए, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया को बताने लगेगा, तब ये संकेतवाचक होता है। और संकेतवाचक मिश्रित वाक्य की तरह दिखता है, मिश्रित वाक्य की तरह दिखता है कई बार, ठीक है या नहीं है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ये थोड़ा सा ध्यान। आज मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आज इतनी है, तो बस ये कराना था, याद रखिएगा। लाया तो था प्रश्न भी, पर समय नहीं होता बच्चे, बड़े 11 वाक्य थे, खत्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्लास में मैं संज्ञा का टॉपिक लूंगा, तो पहले कुछ ग्रामर का टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद हम पैसेज पे आने वाले हैं, ठीक है ना? तो कुछ चीजें कर लीजिए। वाक्य